हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय श्रीवास्तव आप सभी का बीपीएससी ज्ञान केंद्र के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कल अपने टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी ज्ञान केंद्र के नाम से ही एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जैसा मैंने डाला था कि बिहार के परिचय के संदर्भ में एक मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं पूरा का पूरा बिहार के नाम का इतिहास, बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार का एक राज्य के रूप में कब कब निर्माण हुआ है, बिहार का विभाजन कब कब हुआ है, बिहार की वर्तमान परिदृश्य क्या है, इन सारे सब टॉपिक को कवर करूँगा। तो चलिए देर न करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। मैं प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में बिहार के नामकरण के क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। मतलब कि इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि बिहार का जो नामकरण हुआ है उसका क्रम क्या है, किस तरीके से और किस किस नाम से हम जानते हैं। तो चलिए, विकल्प ए में पहला शब्द है प्राच्य, दूसरा है किकट, तीसरा है मगध, चौथा है बिहार। दूसरे विकल्प में देख पा रहे हैं कि प्राच्य है, मगध है, किकट है, बिहार है। तीसरे विकल्प में प्राच्य है, किकट है, मगध और बिहार है, और चौथे में किकट, प्राच्य, मगध और बिहार है। तो जैसा कि मैं प्राच्य के बारे में बता दूं कि प्राच्य जो शब्द है, जब आर्य उत्तरी पश्चिमी भारत में आकर बसे तो उन्होंने बिहार के संदर्भ में प्राच्य शब्द का प्रयोग किया। इसको इसलिए प्रयोग किया, इस शब्द का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि प्राच्य का मतलब होता है पूर्वी देश या पूर्वी क्षेत्र, तो इसलिए उन्होंने प्राच्य बोला। किकट, हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मगध के बारे में आप जानते हैं, बिहार के बारे में आप जानते हैं। तो चलिए इसको क्रम में सजा लेते हैं। क्योंकि जब आर्य उत्तरी और पश्चिमी भारत में आकर बसे तो उस समय ऋग्वेद का निर्माण या ऋग्वेद का लेखन नहीं हुआ था, यानी कि ये पूर्व वैदिक काल की बात है। और पूर्व वैदिक काल में हम ऐसा मानते हैं कि बिहार का नाम प्राच्य था। उसके बाद ऋग्वेद में बिहार के नाम के संदर्भ में हमें किकट शब्द देखने को मिलता है। किकट का मतलब होता है अछूत, अपवित्र। ठीक है, उसके बाद जब बिंबिसार यहाँ के राजा बनते हैं, ठीक है, और हरेक वंश की स्थापना करते हैं, तो उन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना किए थे। उसके बाद बिहार, यानी कि इसमें जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। इसका जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले प्राच्य, जब आर्य आए उत्तर पश्चिम भारत में जब बसे तब, और फिर यहीं आर्य बिहार में लौह युगीन काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जब बसने लगे तो उन्होंने इसको किकट बोला। और किकट बोलने के बाद जब हरेक वंश की स्थापना होती है तब इसे मगध के नाम से जाना गया। और फिर बाद में जब तुगलकों ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया तो बौद्ध विहारों के कारण इस क्षेत्र का नाम या इस राज्य का नाम बिहार पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुग्म सही नहीं है। सही नहीं है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा कथन संयुग्म असत्य है। मिथिला के संस्थापक मिथिजनक विदेह, वैशाली के संस्थापक राजा विशाल, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन और राजगिरी के संस्थापक बिंबिसार। तो चलिए पहले मिथिला के बारे में देख लेते हैं। मिथिला के संस्थापक मिथिजनक विदेह, तो बिल्कुल सत्य बात है ये, मिथिला के संस्थापक मिथिजनक विदेह थे। लेकिन यहीं पे अगर ये पूछ ले कि विदेह के संस्थापक कौन है, तो वो उत्तर हो जाएगा आपका निमि विदेह। निमि विदेह, ठीक है। मिथिला के संस्थापक मिथिजनक विदेह बिल्कुल सही है। वैशाली के संस्थापक राजा विशाल ने कीर्ति बिल्कुल सही है, जिनका भी गढ़ भी वैशाली में स्थित है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, नहीं, ये गलत है। राजगिरी के संस्थापक बिंबिसार थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन नहीं बल्कि अजात शत्रु थे। अजात शत्रु थे। अब बात आती है कि उदयन फिर कौन थे। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ये कथन आप याद रखें, ये सेंटेंस आप याद रखें कि उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और राजगिरी के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार ने जब मगध साम्राज्य की स्थापना की तो उसके बाद
उन्होंने मगध की राजधानी यानी कि राजगृह का स्थापना की, ठीक है, और इसके चार दीवारियों का निर्माण कराए थे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बिहार राज्य का बिहार में एक बहुतायत बौद्ध विहार होने के कारण बिहार नाम पड़ा। बिहार नाम किस शासकों द्वारा दिया गया? जैसा कि मैंने बताया था, प्रश्न आ ही गया कि बिहार राज्य का बिहार में बहुत ज़्यादा बौद्ध विहार थे। बिल्कुल बौद्ध विहार यहाँ के बहुत ज़्यादा थे। मौर्य काल में बौद्ध विहार बने, पाल काल में बौद्ध विहार बने, ठीक है। तो इस कारण से इसका नाम बिहार पड़ा था। तो बिहार नाम जो पड़ा था यह किस शासकों ने दी थी? तो मैं बताते चलूँ कि यह नाम तुगलकों ने दी थी। 12वीं शताब्दी में तुगलकों के अधिकार में बिहार आ गया, और बिहार जब अधिकार में आ गया तो इसकी राजधानी उदंतपुरी को बनाया। उदंतपुरी क्या है? तो उदंतपुरी जो है वो आज का बिहार शरीफ जो शहर है वो है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, लेवल आप समझ पा रहे होंगे कि लेवल किस प्रकार का है। बिहार के क्षेत्र में आर्य किस काल में आकर बसने लगे थे और इसका प्रमाण किस साहित्य स्रोत में मिलता है? यानी कि हमें ये भी बताना है कि किस काल में आके बसने लगे थे, और हमें ये भी बताना है कि इसका प्रमाण हमें किस साहित्यिक स्रोत में मिलता है। तो मैं बताते चलूँ, जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि आर्य जो है वो बिहार के क्षेत्र में लौह युगीन काल में आके बसे। लौह युगीन काल क्यों? क्योंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, और लोहे का आविष्कार होने से जंगलों की कटाई में सहायता मिली, और गंगा के नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में जंगलों की कटाई करके लोग बसना शुरू किया, यानी कि आर्य बसना शुरू किया। देख लेते हैं पूर्व वैदिक काल में नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल, क्योंकि लौह युगीन काल को उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। ऋग्वेद में नहीं, पूर्व वैदिक काल और शतपथ ब्राह्मण, पूर्व वैदिक काल में नहीं, शतपथ ब्राह्मण में हाँ, उत्तर वैदिक काल और शतपथ ब्राह्मण में बिल्कुल सही बात है। बिहार के क्षेत्र में आर्य उत्तर वैदिक काल में आके बसे, और इसका प्रमाण हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल है। चलिए देखते हैं। हिमालय का हिस्सा यानी कि जो शिवालिक रेंज है बिहार में, जो स्थित पूर्व पश्चिमी चंपारण में जो शिवालिक रेंज है वो हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है, यानी कि ये तो उपस्थित है। धारवाड़ का हिस्सा जो हम देखते हैं राजमहल की पहाड़ी, वो धारवाड़ की ही हिस्सा है, ठीक है। विंध्याचल का हिस्सा जो कैमूर की पहाड़ी हम देखते हैं वो विंध्याचल का ही हिस्सा है। हमें पहला ही विकल्प सही मिल गया, ठीक है, लेकिन हम सारे विकल्प देखेंगे। अमरकंटक का हिस्सा नहीं, अमरकंटक का हिस्सा मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा, हाँ, इस कुछ हिस्सा बिहार में पड़ता है, लेकिन मुख्यतः नहीं पड़ता है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा, और धारवाड़ का हिस्सा तो पड़ता ही है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा ज़्यादातर झारखंड में, ठीक है। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। हिमालय का कुछ हिस्सा बिल्कुल है। गंगा और यमुना का दोआब और कोसी का मैदान तो बिहार में पड़ता ही है। गंगा यमुना का दोआब देख लेते हैं, क्योंकि यह जो दोआब है यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना और गंगा आके मिलती है, तो जो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र। तो यह उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान को बोलते हैं, पर इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न है कि बिहार की सीमा से संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनें, ठीक है। हमें सत्य कथन चुनना है। झारखंड से 9 जिले सीमा साझा करते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इसको, ये गलत है। 9 जिले नहीं बल्कि 8 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 जिले सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही, 8 जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार का आकार चतुर्भुजाकार है, बिल्कुल सही, बिहार का आकार चतुर्भुजाकार है। दूसरा कथन और तीसरा कथन सत्य है इसमें। चलिए देख लेते हैं कि झारखंड से 8 जिले कौन कौन से जो सीमा साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश से 8 जिले कौन से जो सीमा साझा करते हैं, देख लेते हैं। तो जो रोहतास जो जिला है वह
झारखंड से सीमा साझा करता है। औरंगाबाद जो जिला है वो झारखंड से सीमा साझा करता है। ध्यान रहे, कैमूर का कोई सा भी हिस्सा झारखंड से टच नहीं होता है। गया का जो हिस्सा वह सीमा साझा करता है। नवादा का जो सीमा है वो भी झारखंड से साझा होता है। जमुई का भी, बांका का भी, भागलपुर का भी और कटिहार का भी। कटिहार एकमात्र उत्तरी बिहार का जिला है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। ठीक है। और इसी गंगा के किनारे एक झारखंड का एक शहर है, जिला है जो साहेबगंज नाम है। तो प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि झारखंड का वह कौन सा जिला है जो गंगा नदी के किनारे बसा है, तो वो है साहेबगंज। ठीक है। और आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा अपडेट करते जा रहा है, थोड़ा सा डीप पूछते जा रहा है बीपीएससी में प्रश्न। ऐसा भी पूछ सकता है कि झारखंड से सटा हुआ वो कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा करता है झारखंड से। तो आप ध्यान रखेंगे, उत्तर होगा गया डिस्ट्रिक्ट। गया जिला जो है वह झारखंड से सबसे लंबा सीमा साझा करता है। उसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश को भी देख लेते हैं। तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और छोटू सा रोहतास, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न है कि बिहार के सीमा से संबंधित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन चुनें। उत्तरी बिहार का एकमात्र जिला कटिहार झारखंड से सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही, मैंने अभी बताया आप लोगों को। नेपाल से पश्चिमी चंपारण सबसे लंबा सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका जो उत्तर होगा वह 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार, इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जो पश्चिमी चंपारण का जो ये हिस्सा है ये सबसे लंबा है जो नेपाल से साझा करता है। दूसरा है पूर्वी चंपारण, तीसरा है सीतामढ़ी, चौथा है मधुबनी, पांचवा है सुपौल, छठा है अररिया, सातवां है किशनगंज। तो ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है। क्योंकि बिहार का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रहे कि बिहार का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार के स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह भारत के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 1911 ईस्वी में पश्चिम बंगाल को विभाजित करके किया गया था। गलत है, 1911 नहीं, 1912 में विभाजित करके किया गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी के पहले उत्तर में उड़ीसा स्थित था। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अच्छे से। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ईस्वी के पहले, यानी कि इससे पहले तो झारखंड बिहार का हिस्सा था, झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। ठीक है, तो ये भी हिस्सा था बिहार का और इसके नीचे उड़ीसा था। ठीक है, तो इसमें उत्तर दे रहा है जो कि गलत है, दक्षिण में था, नॉट उत्तर बल्कि दक्षिण में था। समझ गया आप लोग। देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी के पहले, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के पहले झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। कि पहले उत्तर में उड़ीसा स्थित था, उत्तर में नहीं, उत्तर में तो नेपाल है ही, दक्षिण में उड़ीसा स्थित था। तो ये कथन गलत है, ये भी कथन गलत है और ये कथन सही, यानी कि केवल ए, यानी कि केवल एक सही है। कहीं कहीं आपको उत्तर पूर्व मिल जाएगा, कहीं लिखा आपको मिल जाता है कि बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है, लेकिन ये गलत है। उत्तर पूर्व में नहीं स्थित है, उत्तर पूर्व स्थित में 7 सिस्टर्स के नाम हम जानते हैं और एक सिक्किम यानी कि 8वें राज्य सिक्किम को जानते हैं। तो हमें पूर्वी हिस्से, जैसे पूर्वी हिस्से में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, जबकि उत्तर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। जबकि दक्षिण भारत में पूरा दक्षिण भारत का एरिया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के नीचे वाले इलाके को हम लोग दक्षिणी भारत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार के क्षेत्र के विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिहार के क्षेत्र के विभाजन के संदर्भ में सर्वप्रथम बिहार का विभाजन 1936 में उड़ीसा को अलग करके हुआ था, बिल्कुल सही। 1912 में पश्चिम बंगाल से अलग होके बिहार एक अलग राज्य बना था, उसके बाद बिहार बन चुका था। अब बिहार का विभाजन समय समय दर समय हुआ है। तो 1936 में सबसे पहले बिहार के निचले हिस्से यानी कि उड़ीसा को काट के अलग कर दिया गया, जो कि 1936 में हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरी बार विभाजन 1956 में भाषाई आधार पर पश्चिम बंगाल के साथ हुआ, बिल्कुल सही है। जो पूर्णिया और किशनगंज का कुछ इलाका जो है वह बंगाल को दे दिया गया, पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, और नीचे के सिंहभूम और संथाल परगना वाला जो इलाका है वो कुछ हिस्से बिहार को मिले थे, ठीक है। इस समय भी विभाजन हुआ था। तीसरी बार विभाजन बिहार का 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग करके हुआ, जी बिल्कुल सत्य बात है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना, दक्षिणी बिहार के हिस्से को काट के एक अलग राज्य का नाम दिया गया जो झारखंड बना, यानी कि यह तीनों ही विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जब वकालत की पढ़ाई करके 1894 ईस्वी में वापस लौटे तब किस अखबार के माध्यम से एक अलग राज्य बिहार की मांग की? आपको ये बताना है कि किस अखबार के माध्यम से एक अलग राज्य बिहार की मांग की थी सर्वप्रथम, ठीक है। तो सर्वप्रथम देख लिया जाए, लंदन टाइम्स नहीं, बंगाल टाइम्स ऐसा कोई पेपर ही नहीं था, बिहार टाइम्स बिल्कुल सही, बिहार गैजेट्स नहीं। तो जब सच्चिदानंद सिन्हा जी लंदन से वकालत की पढ़ाई करके जब वापस लौटे तो उन्होंने बिहार टाइम्स अखबार निकाला और इसी अखबार में सर्वप्रथम बिहार एक अलग राज्य की मांग करते हुए इन्होंने आर्टिकल छापा। तो सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा ने ही यह कार्य शुरू किया, इसलिए इनको बिहार का निर्माता के नाम से, बिहार के निर्माता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किस व्यक्तित्व को जाना जाता है जो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे? चलिए फैक्ट आपको ये पता चला कि जो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं वो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पहले अध्यक्ष ही थे वो, तो वो नाम है सच्चिदानंद सिन्हा जी का। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं वो आधुनिक बिहार के निर्माता भी है और बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक बिहार के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया गया था और बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? चलिए देखते हैं। तो मैं बता दूं कि दिल्ली दरबार भारत में 3 बार लगे हैं, एक 1877, दूसरा 1903 और तीसरा 1911। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे और उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। तो 1911 के जो दिल्ली दरबार में ही बिहार एक अलग राज्य का प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। तो दिल्ली दरबार 1911 और 22 मार्च 1912, 22 मार्च को 1912 को ही बिहार एक अलग राज्य बना, इसलिए पहला विकल्प सही है, ठीक है। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, ठीक है। दिल्ली दरबार 1903 में गलत, भारत शासन अधिनियम 1909 22 मार्च में गलत, भारत शासन अधिनियम 1909 गलत, 24 मार्च में गलत। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया और कब किया गया? तो हमें ये भी बताना है कितना प्रतिशत क्षेत्र और कब। तो फिर हम देख लेते हैं कितना प्रतिशत क्षेत्र और कब। तो हम देख पा रहे हैं कि 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर को तो गलत है, 15 दिसंबर दोनों गलत है, ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। 15 नवंबर इसी में देखना है हमें, ठीक है। तो 45.8% और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, यानी कि एक अलग राज्य बना था। और यह लगभग 45.8% क्षेत्र पर, यानी कि पूरा बिहार झारखंड सहित 100% है, तो उस क्षेत्र में 45.8% क्षेत्र पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और राज्य की राजधानी बनी। और कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस का क्या मतलब जो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है? चलिए देखते हैं, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं भाई। इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार राज्य का निर्माण किया था, ठीक है।
1873 ईस्वी में इस दिन को बिहार को संयुक्त प्रांत से अलग कर दिया गया था। संयुक्त प्रांत यानी कि आज के उत्तर प्रदेश से, गलत। 1912 में इस दिन को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य, नहीं, गलत, सॉरी, माफ़ करिएगा, ये गलत नहीं है बल्कि यही विकल्प सही है। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए, गलत। तो 1912 में इसी दिन को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया था। तो विकल्प सी बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि 1956 की बात हो रही, तो उस समय बिहार ऑलरेडी बना हुआ था, जो 1912 में ही बन गया था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? ये देखने, बिहार के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। राज्यसभा की सीटें 14, लोकसभा की सीटें 40, विधानसभा की सीटें 243, विधानसभा की सीटें 75, विधान परिषद की सीटें 75, राज्यसभा की सीटें 14। तो राज्यसभा की सीटें 14 नहीं है बल्कि 16 है। याद रहे कि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 है। बिहार से राज्यसभा के प्रतिनिधि 16 राज्यसभा के प्रतिनिधि चुन के संसद जाते हैं, ठीक है। 40 बिल्कुल सही है लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें 243 बिल्कुल सही है, विधान परिषद की सीटें 75 बिल्कुल सही है, राज्यसभा की सीटें 14 ये गलत विकल्प है, इसलिए चूँकि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। कितने हैं? 16। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिहार के संदर्भ में घटते हुए क्षेत्रफल के अनुसार जिलों के क्रम को दर्शाता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल है तो हमें ध्यान रखना है कि बिहार, हमें इतना याद रखना है कि बिहार के वो कौन से ज़िले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि में कम से कम 3 या 4 जिलों का नाम याद रखना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो पहले हम मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो ज़िला है इसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो पहले नंबर पे जो ज़िला आता है वो है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी चंपारण और चौथे नंबर पे आता है आपका रोहतास, ठीक है। पहले नंबर पे आता है पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पे आता है गया, तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी चंपारण, चौथे नंबर पे आता है रोहतास, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। प्रश्न देख लेते हैं। गया पश्चिमी चंपारण, गलत। सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण के बाद गया, ठीक है। गया ठीक है, तीनों में ठीक। पूर्वी चंपारण ये भी ठीक है। पटना, रोहतास, भागलपुर, तो भागलपुर वाला गलत है विकल्प, पटना वाला भी विकल्प गलत है, रोहतास वाला विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिहार के संदर्भ में घटते हुए जनसंख्या के अनुसार जिलों के क्रम को दर्शाता है? यहाँ पे जनसंख्या पूछ रहा है और घटते हुए क्रम, ठीक है। तो पहले नंबर पे गया, गलत, गया नहीं है। पहले नंबर पे पटना है। तीनों ही विकल्प BCD में अवेलेबल है। अगला है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। चूँकि पश्चिमी चंपारण में न होके पूर्वी चंपारण की जनसंख्या दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है। उसको हम बाद में कर लेंगे, या फिर मैं इसमें ही बता देता हूँ। पहले नंबर पे पटना है, दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण है, तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है, और चौथे नंबर पे मधुबनी है। तो ये इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसके जगह पे हम इसको पूर्वी कर देते हैं, तो यह विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि पूर्वी चंपारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरपुर नहीं है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तो भागलपुर नहीं है, भागलपुर गलत कर दिया। इस विकल्प को पटना, पूर्वी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण को क्या नहीं है, गलत है। मुजफ्फरपुर, ठीक है। इसके बाद है आपका मधुबनी, याद रहे
3 जिले। पहले नंबर पे है आपका पटना, दूसरे नंबर पे है आपका पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पे है मुजफ्फरपुर और चौथे नंबर पे है मधुबनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के संदर्भ में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के संदर्भ में सत्य नहीं है? ठीक है, यानी कि हम असत्य प्रश्न ढूंढना है। राजकीय पशु गौर, राजकीय पशु गेंदा पुष्प, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पक्षी गौरैया। तो राजकीय पशु में बताते चलो कि राजकीय पशु गौर नहीं बल्कि बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है और बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप लोग। ठीक है, बिहार की भौगोलिक स्थिति के निर्देशांक क्या है? ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। उत्तरी अक्षांश 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इस कथन सत्य है बिल्कुल। बिहार का क्षेत्रफल 94,136 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कथन एक ही सही है। अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए, ये ग्लोब है, बड़ा बना लेते हैं। ये ग्लोब है, ग्लोब में दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो सकती है। ठीक है, ये रेखा इस तरीके से होती है और बीच में ये भूमध्य रेखा होती है और फिर उसके बाद ये अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, अब चूंकि हमें दो रेखाओं को याद रखना है, एक 0 डिग्री देशांतर और एक भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है ना, वो जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की स्थिति है, इस कारण से हम हमेशा पढ़ेंगे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर हमें हमेशा हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक बार बिहार के मैप को देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि बिहार का जो दक्षिणी जिला है वो गया है, तो एक अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये जो रेखा है ना जो यहाँ से गुजर रही है इसके बारे में। ठीक है, और एक अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजरेगी। ठीक है, इन दोनों अक्षांश रेखाओं को हम उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं और इन्हीं दोनों का कोऑर्डिनेशन वहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं देशांतर रेखाओं का। तो एक देशांतर रेखा बिल्कुल किशनगंज जो है पूर्वी जिला भारत को वहाँ से गुजरेगी और एक देशांतर रेखा जो है वो यहाँ से गुजरेगी। इन्हीं पॉइंट को वहाँ पे दर्शाया गया। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। चलते प्रश्न समझ लेते हैं। 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को उत्तरी अक्षांश के बारे में दिया है। ठीक है, क्योंकि हम नीचे से बिहार में या भारत में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो अक्षांश का जो डिग्री होता है वो बढ़ता जाता है। तो ये जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा और जो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह 83 ये हो जाएगा 83 और ये हो जाएगा 89, ये हो जाएगा 83 और ये हो जाएगा 89। ठीक है, आप आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। एक पॉइंट ये और एक पॉइंट कैमूर, तीसरा पॉइंट गयान और चौथा पॉइंट किशनगंज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के संदर्भ में सही है? इसमें सही कथन ढूंढना है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण बिल्कुल सही है।
सबसे दक्षिणी जिला गया, बिल्कुल सही है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सही है। सबसे पूर्वी जिला कटिहार बिहार के सेंटर में, सही नहीं है, नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं है। तो सबसे पूर्वी जिला कटिहार नहीं है बल्कि किशनगंज है, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इतने ही प्रश्न थे और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया है कि मैंने एक एक क्वेश्चन में लगभग 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। और वैसे भी टेलीग्राम का जो लिंक है वो @BPSC ज्ञान केंद्र के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे, जो आपके हर प्रश्न का जवाब दे देंगे। और मैं भी वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे टास्क चलता है पर डे का, पर डे टॉपिक डिसाइड होती है और पर डे उस टॉपिक से क्वेश्चन डाले जाते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए 17वीं को इस बार मिलकर फोड़ते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप सबको फिर से मैं नमस्कार करता हूँ और चलिए ठीक है, नमस्कार, बाय। आप अपना ख्याल रखें।